हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। आर्टिकल 244 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 10 में आता है, ये हमें बताता है स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज। कुछ एरियाज के लिए जो कि स्पेशल सिस्टम बनाया जाता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए, जो कि हमारे स्केड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज कहलाते हैं। उनके बारे में हमें आर्टिकल 244 से पता चलता है। और जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। मतलब जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है उनका स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब्स का, किसी भी स्टेट की का, उनके बारे में फिफ्थ शेड्यूल हमें बताता है। लेकिन इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 स्टेट्स नहीं आती हैं। फिफ्थ शेड्यूल में अभी 10 स्टेट्स हैं जिसको फिफ्थ शेड्यूल में डाला गया है। और जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है वो डील करता है ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल के बारे में, जो कि हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में बात करता है। और जो फिफ्थ शेड्यूल है वो इनके अलावा जो स्टेट्स हैं उनके ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज। जो स्केड्यूल एरियाज है हमारे, उनको डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि देखो, जो उनका कल्चर होता है वो अपने उसी कल्चर में रहना पसंद करते हैं। और वो जैसे बाकी जो अलग कल्चर के लोग होते हैं या अलग लोग होते हैं उनसे वो थोड़े अलग होते हैं, तभी उन्हें स्केड्यूल एरियाज में डाला जाता है। क्योंकि उनका कल्चर अलग होगा, उनका खाना पीना अलग होगा, उनकी मैक्सिमम चीज़ें अलग होती हैं। और वो उतने तेज़ भी नहीं होते जैसे बाकी लोग होते हैं, क्योंकि उनका वो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इनके बारे में। तो देखो, जैसे बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनके लिए नियम बनाएगी और वो इनके लिए रूल लेके आएगी, ताकि इन जिस चीज़ से इनकी स्थिति को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके और इनको भी बाकी लोगों की तरह आगे ला सके। क्योंकि जो स्केड्यूल एरियाज होते हैं वहाँ पे ना तो ज़्यादा सुविधाएं होती हैं किसी चीज़ की, ना तो वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल्स बनाए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तभी उनको स्केड्यूल एरियाज में डाला गया होता है। सो अब हम पढ़ेंगे वेरियस फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखो, सबसे पहले इसमें आता है डिक्लेरेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया। स्केड्यूल एरिया को डिक्लेयर कौन करेगा कि ये वाला जो एरिया है वो स्केड्यूल एरिया है? तो देखो, हमारे फिफ्थ शेड्यूल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्केड्यूल एरिया को डिक्लेयर करेगा। और प्रेसिडेंट उस एरिया को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है उनकी बाउंड्री लाइंस को। और वो और और प्रेसिडेंट जो है, जब ये सब चीज़ें करेगा तो वो सबसे पहले स्टेट गवर्नर और स्टेट से भी, और जो स्टेट के हेड होंगे उनसे पहले कंसर्न करेगा, उनसे बात करेगा कि कौन सा एरिया जो है स्केड्यूल एरिया में है। इनका जो है, जैसे जो स्केड्यूल एरिया होते हैं, अगर उनमें से कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ अब इम्प्रूव हो चुकी है और ये बाकी नॉर्मल की तरह आ चुके हैं, तो उनको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। या हमें लगता है कि नहीं, स्केड्यूल एरिया सिर्फ अभी तक इतना सा है और यहाँ के बाकी के लोग जो हैं वो भी पिछड़े हुए लोग हैं, वो बाकी तरह लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है, तो उनको वो डाल भी सकते हैं। और ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ये सब चीज़ें करेगा तो वो स्टेट गवर्नर और स्टेट का जो हेड होगा, उनके स्टेट के जो हेड होंगे, बाकी अदर मिनिस्टर्स होंगे, वो उनसे भी बात करेगा पहले। उसके बाद ही जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एरिया को। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो देखो, इसमें ऐसा होता है एग्जीक्यूटिव पावर में, जो एनुअल रिपोर्ट बनती है, एक एनुअल रिपोर्ट बनेगी, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। और वो प्रेसिडेंट के पास कौन देगा? वो देगा गवर्नर। गवर्नर जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और वो उस एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि क्या इन एरियाज में किया गया अभी तक, और क्या इन एरिया में और चीज़ें इंप्रूव करने को हैं, और क्या इन एरिया में हम ऐसे लॉ ला सकते हैं, कोई ऐसा एक्ट ला सकते हैं जिससे ये एरियाज जो है वो इम्प्रूव होंगे या यहाँ के लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी।
तो देखो यहाँ पे यही लिखा गया कि गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज. He has to submit a report to president regarding the administration of such areas annually or whatever so required by president. मतलब वैसे तो गवर्नर जो है वो एनुअली रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो बीच में उनसे मांग ले कि मुझे इस स्टेट के, जैसे मान के चलो हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ के जो गवर्नर है वहाँ से प्रेसिडेंट ने उनसे रिपोर्ट मांग ली कि आप अपने जो स्केड्यूल एरियाज़ हैं उनके बारे में मुझे रिपोर्ट बना के भेजो कि आपके कितने स्केड्यूल एरियाज़ हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट बची है अभी होने के लिए, और कौन से हम ऐसे लॉ या एक्ट ला सकते हैं जिसके तहत आपके स्केड्यूल एरियाज़ की जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो वहाँ पे गवर्नर को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है प्रेसिडेंट को. और उसके बाद क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट जाती है तो प्रेसिडेंट आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उनको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब. तो फिर जब वहाँ पे वो रिपोर्ट पहुँचेगी तो वहाँ पे वो सारे मिलके एक लॉ या एक्ट बनाएंगे ताकि जिससे फिर वो और इम्प्रूव हो सके. और उसके बाद जब सेंटर जो है सेंटर डायरेक्शन देगा स्टेट को उनके एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज़ मतलब जो भी स्केड्यूल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी सेंटर रूल बनाएगा वो गवर्नर को दिए जाएंगे ताकि हम उन एरियाज़ के और इम्प्रूव कर सके उन एरियाज़ को. सो नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. देखो जहाँ हर स्टेट में जहाँ पे स्केड्यूल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनी होती है जो कि एडवाइस करती है वेलफेयर और एडवांसमेंट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में. अब देखो जो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल होती है इसमें टोटल 20 मेंबर होते हैं और इसके जो थर्ड फोर्थ मेंबर होते हैं ये इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. मतलब 15 जो होंगे वो एसटी को ही बिलोंग करेंगे क्योंकि यही इनके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं. और जो ये मेंबर्स होंगे ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी होने चाहिए, यही चुन के आएंगे इस काउंसिल में. ठीक है जी. और ये जो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल होती है ये एडवाइस करती है आगे जाके कि यहाँ पे इस एरिया जो है जैसे कोई एक एरिया है, ये एरिया यहाँ पे काउंसिल बनी होगी तो ये एडवाइस करेगी आगे जाके गवर्नर को या ये अपनी रिपोर्ट देगी इनको कि यहाँ पे इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इसके लिए कोई एक लॉ लेके आइए. और गवर्नर जो है वो आगे प्रेसिडेंट को देंगे, फिर वो आगे से जाके फिर से इनके पास आएगा कि आगे से जाके क्या जवाब आता है जब पार्लियामेंट में चीज़ जाएगी. तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का काम ये होता है. और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 20 मेंबर्स होते हैं इसमें. और जो थर्ड फोर्थ मेंबर होते हैं वो जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं मेंबर. अब देखो ऐसा होता है जैसे कोई एक स्टेट है, मान के चलो कोई एक, जैसे कि हमने पढ़ा कि फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो टोटल 10 स्टेट्स आती हैं, लेकिन कोई एक XYZ करके स्टेट है. अब ये फिफ्थ शेड्यूल में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो है वो एरियाज ऐसे हैं जो स्केड्यूल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं. तो यहाँ पे भी जो है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बन सकती है. ये लिखा ना जैसे a similar council can also be established in a state having scheduled tribes but not scheduled areas therein if the president so directs. तो वहाँ पे भी जो है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बन सकती है. नेक्स्ट आता है हमारा लॉ एप्लीकेबल टू स्केड्यूल एरियाज. अब देखो होता क्या है ना कि अगर अब जैसे ना सेंटर ने लॉ बनाया, सेकेंड, अब इसमें देखो होता क्या है ना कई बार इसमें जो लिखा है लॉ एप्लीकेबल टू स्केड्यूल एरियाज. अब देखो जैसे सेंटर ने कोई लॉ बनाया, ठीक है जी, या स्टेट ने कोई लॉ बनाया, लेकिन अब कोई एक स्केड्यूल एरिया, जैसे अब ये स्केड्यूल एरिया, अब इनका जो कल्चर है, अब ये जो लॉ है, अब जैसे ये लॉ इसमें यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन किसी एक स्केड्यूल एरिया का जो लॉ है उसमें उन मतलब उस लॉ से उस स्केड्यूल एरिया के जो कल्चर है या कोई भी उनकी चीज़ है उसको हानि पहुंच रही है किसी चीज़ से उस लॉ से, या मान के चलो कोई उनके ऐसे फंक्शंस हैं या कोई उनके ऐसे फेस्टिवल्स हैं वो रोक दिए जाते हैं उस लॉ के तहत, तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर है. फिर यहाँ पे जो गवर्नर का रोल है वो ये है
कि वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है लॉ को, वो उसको अल्टर भी कर सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है उस लॉ के साथ कि हाँ ठीक है, वो अगर मॉडिफाई कर देता है तो भी ठीक है कि हाँ फिर उस चीज़ से उनका कल्चर बच जाए, या कोई और चीज़ हो वो बच जाए, या तो फिर वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ला सकता है। तो यही लिखा है इसमें कि द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी particular act of parliament or the state legislature doesn't apply to a scheduled area or apply with specified modification and exceptions. He can also make regulations may prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the scheduled tribes. अब और देखो और क्या होता है, जब गवर्नर जो है इसको मॉडिफाई करेगा या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगा इनके लिए, तो वो जब वो तो फिर वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के साथ बैठेगा या उनसे कंसर्न करेगा या उनसे पूछेगा कि बताओ अब ये जो है मैं ये रूल लेके आ रहा हूँ, तो इससे किसी चीज के लिए मतलब उनके लिए स्केड्यूल एरिया के जो लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मतलब इस चीज से वो तभी उस लॉ को पास करेगा या तभी उस एक्ट को पास करेगा। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक ये चीज़ लिखी गई है हमारे में कि जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो कि स्केड्यूल एरियाज और स्केड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे कि जो भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई उनके वेलफेयर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो कमीशन जो होगा वो उनको बताएगा, उनको रिपोर्ट सबमिट करेगा एक। तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ पे ये लिखा गया था कि आफ्टर 10 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंपलसरी थी ये चीज़ की ये बननी चाहिए। और फर्स्ट कमीशन बना था 1960 में और जिसके चेयरमैन थे UN धेबर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 1961 में। ठीक है जी। और इसके बाद जो कमीशन बना वो बना 2002 में और इसके चेयरमैन थे दिलीप सिंह भुरिया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 2003 में। तो देखो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब अगर लगता है कि हाँ ये अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हर 10 साल के बाद या 10 साल के अंदर 10 साल के बाद या 10 साल के अंदर जो है वो ये कर सकते हैं, वो एक कमीशन बना सकते हैं जिसके तहत फिर वो पता कर सकते हैं कि क्या उनकी रिपोर्ट है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है 10 सालों के अंदर या नहीं हुई है, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और इम्प्रूवमेंट हुई है तो और कितनी इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर है। तो देखो फिफ्थ शेड्यूल जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, तभी बहुत सी स्टेट्स जो है वो चाहती हैं कि हमें फिफ्थ शेड्यूल से निकाल के सिक्स्थ में डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फिफ्थ शेड्यूल है ना यहाँ पे सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, मतलब सेंटर के पास है। लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है हमारा वहाँ पे गवर्नर के पास ज़्यादा पावर है, मतलब वहाँ पे स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। तो बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो ये चाहती हैं हमारे को फिफ्थ शेड्यूल से निकाल के सिक्स शेड्यूल में डाल दें। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 10 स्टेट्स हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, वो है हमारी, पहली है हमारी हिमाचल प्रदेश, दूसरी है हमारी राजस्थान, तीसरी है हमारी आंध्र प्रदेश, चौथी है हमारी महाराष्ट्र, पांचवी है हमारी तेलंगाना, और सिक्स्थ है हमारी झारखंड, सेवन्थ है हमारी छत्तीसगढ़, एट्थ है हमारी मध्य प्रदेश, नाइन्थ है हमारी गुजरात, और 10th है हमारी उड़ीसा। तो ये वो 10 स्टेट्स हैं जो कि फिफ्थ शेड्यूल के अंडर अभी आती हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ शेड्यूल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सारी जो कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिक्स शेड्यूल के बारे में, और यहाँ पे हमारे सारे शेड्यूल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आर्टिकल से चलेंगे, फर्स्ट टू लास्ट जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे उनके बारे में करेंगे हम। होप सो आपको फिफ्थ शेड्यूल समझ आया होगा। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।